हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन के यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, तो उससे संबंधित हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे इस बुक से संबंधित। और इस बुक में जो 32 प्रैक्टिस सेट है, तो आज हम इस वीडियो में जो स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम दो सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। पहला है हिंदी और दूसरा है जीके। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट इसमें हम कवर करेंगे, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और व्याख्यात्मक सहित है। डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा इसके हर हर क्वेश्चन का। इसके बाद अगर ग्रामीण समाज की बात करें, तो इसी का अलग से जो है वीडियो में चला रहा हूँ 25 क्वेश्चन का, जो इसी बुक का है, रुक्मिणी का है, तो वो भी मैं करा रहा हूँ, उसको भी आप लोग देखिए। ठीक है, और इसको जो है हिंदी प्लस जीके का जो चलाने जा रहा हूँ, आज से स्टार्ट होगा और रोज़ एक वीडियो ये बनाऊँगा। ठीक है, तो 30 प्रैक्टिस सेट हैं लगभग 30 दिनों में, यानी कि मार्च लास्ट तक ये एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ग्रामीण विकास के थ्योरी की बात करें, तो थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैंने 3 बुक की थ्योरी करा दी है। यूथ पब्लिकेशन, घटना चक्र, और इसके बाद एक परीक्षा मंथन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना है, आप लोग वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं बारी बारी करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका मैं जो है प्रैक्टिस सेट करा ही रहा हूँ। आज से मैंने स्टार्ट कर दिया हिंदी प्लस जीके का भी प्रैक्टिस सेट। तो देखिए और चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी से कि अगम का सही विलोम शब्द बताना है। अगम का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो देखिए अगम मीन्स होता है ना चलने वाला, तो अगम मीन्स ना चलने वाला, यानी कि दुर्गम। तो दुर्गम का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, सुगम। सुगम मीन्स चलने वाला, दुर्गम इसका पर्यायवाची हो जाएगा अगम का। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सी पार्ट से हो जाएगा, सुगम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन करना है, ये बताना है। देखिए अंगूठा चूमना, इसका बताना है कि अर्थ क्या होगा, ये मुहावरा है। तो अंगूठा चूमना के मुहावरे का सही अर्थ की बात करें तो ये इसका होता है चापलूसी करना, खुशामद करना, यानी कि आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, चापलूसी करना। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का मैंने करा दिया है, जो कि घटना चक्र में जितने भी प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग उसको जाइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैंने जो है चैप्टर वाइज भी घटना चक्र का कवर कराया हुआ पूरी बुक, तो प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा। अंगूठा चूमना का सही अर्थ जो है चापलूसी करना। अगर वाक्य प्रयोग में करें इसको तो हो जाएगा जैसे कि आजकल मंत्रियों का अंगूठा चूमने वाला जो है आसानी से नौकरी पा लेता है। ठीक है, तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अब अगला क्वेश्चन है इसमें तीसरा है अंगारों पर लौटना, इसका अर्थ क्या होगा? तो अंगारों पर लौटने का मुहावरे का सही अर्थ होता है दुख सहना। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, दुख सहना या फिर डाह लेना। ठीक है, और इसका अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो जैसे कि वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पर लौटने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है बी पार्ट से हो जाएगा, दुख सहना। अब क्वेश्चन 4 से 5 में जो है प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्द द्वारा करना है, यह बताना। जैसे कि विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? दुर्गम होती जा रही है, दुर्लभ होती जा रही है, विकल्प होती जाती है, या फिर अलभ्य होती जा रही है। तो इसमें क्या होगा? विज्ञान ने ऐश्वर्य साधन के सुलभ करा दिए हैं, परंतु इसमें संवेदनशीलता जो है वो दुर्लभ होती जा रही है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, दुर्लभ। ठीक है, और अगर यहाँ सुलभ जो लिखा हुआ है, सुलभ का सुलभ लिखा नहीं, मतलब सुलभ शब्द का अगर विलोम की बात करें तो दुर्लभ होता है। ठीक है, और दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। अलभ्य का अर्थ होता है जो है कि जो है जो ना मिलता हो उसे अलभ्य कहेंगे। ठीक है, दुर्लभ मीन्स मुश्किल। तो इस तरीके से इसके अर्थ भी हो गए। अगला है व्यायाम से शरीर क्या होता है? व्यायाम से शरीर विकसित होता है, या फिर सौम्य होता है, या फिर सुंदर होता है, या फिर पुष्ट होता है। तो व्यायाम से करने से शरीर जो हृष्ट पुष्ट होता है, तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, पुष्ट। ठीक है, पुष्ट मीन्स मजबूत, तो व्यायाम करने से शरीर मजबूती प्रदान होता है, इसलिए इसका सही विकल्प डी ही पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन है कि आदर शब्द से विशेषण क्या बनेगा, ये बताना है। माने कि आदर शब्द है और
बताना है कि इसका विशेषण अगर हमें बनाना हो तो क्या बन जाएगा। तो इसका विशेषण होता है आदरणीय, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा आदरणीय, इसका विशेषण। और आदर शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है, तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 7 से 8 में जो है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए वाक्यों में कुछ में त्रुटि है, तो त्रुटि वाले वाक्य में जिसमें त्रुटि हो उस भाग को अक्षरांक ABCD द्वारा अलग अलग किया गया है, तो उसमें बताना है कि कौन सा जो है त्रुटि है या फिर नहीं है। तो पहला है प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, सी है। और डी है कोई त्रुटि नहीं। इसमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें सही या मतलब किस पार्ट में इसमें गलत है ये बताना है, या फिर अगर गलत नहीं तो डी पार्ट इसमें लगा देंगे कि कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें से देखिए ए पार्ट में दिया गया है प्रत्येक देशवासियों को, बी पार्ट में दिया गया है देश की सेवा में, और सी पार्ट में दिया गया है तन मन धन अर्पण करना चाहिए, और डी पार्ट में है कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें अगर हम बात करें तो ए पार्ट में त्रुटि है, ठीक है, प्रत्येक देशवासियों को। अब इसमें क्या त्रुटि है, तो इसमें अगर हम देखा जाए तो सही अगर इसका वाक्य क्या होगा तो प्रत्येक देशवासी को होगा यहाँ पर देशवासियों, क्योंकि प्रत्येक के साथ फिर प्लूरल नहीं होता है, प्रत्येक के साथ सिंगुलर होता है, यानी कि यहाँ पे जो देशवासियों लिखा है देशवासियों ने होगा, देशवासी होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका डेफिनेशन हो गया कि अगर अगर एक तरीके से अगर देखा जाए तो जब किसी शब्द के पहले अगर प्रत्येक शब्द का प्रयोग होता है तो प्रत्येक के बाद आने वाला जो शब्द होता है यानी कि संज्ञा होता है हमेशा एक वचन में होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देशवासियों ना होकर देशवासी हो जाएगा। ऑप्शन ए में इसमें गलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों ने ए पार्ट में दिया गया है विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, ठीक है। इसमें बताना है कहाँ पर त्रुटि है। तो अगर हम इसमें देखा जाए तो ये सी पार्ट में त्रुटि है। कहाँ पर एक गेंदे की माला पहनाई, ठीक है, इसमें त्रुटि है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो सी पार्ट से हो जाएगा। अगर इसके सही वाक्य की बात करें तो सही वाक्य हो जाएगा विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंद की जो है माला पहनाई। तो यहाँ पे गेंदे नहीं होगा, गेंद की माला होगा, ठीक है। एक का प्रयोग जब हो जाता है तब उसके बाद जो संज्ञा होता है वो हमेशा एक वचन का होता है, ये आपको याद रखना है। और इस प्रकार जो है गेंदे की जगह को एक गेंद करना हमेशा उचित रहेगा। तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 9-10 में दिया गया प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, यानी कि क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो उपादान, उपादान शब्द का अर्थ की बात करें तो इसका कारण अथवा साधन होता है, और इसमें जो है डी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उपादान का समानार्थी शब्द की बात करें तो साधन हो जाएगा या फिर कारण हो जाएगा। अरविंद, अरविंद की बात करें तो इसका समानार्थी शब्द होता है अरविंद जो है कमल का, ठीक है। अब कमल इसमें दिया गया है डी पार्ट में, तो डी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। कमल के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो पुष्कर होता है कमल का पर्यायवाची, राजीव होता है कमल का पर्यायवाची, नीरज होता है कमल का पर्यायवाची, पंकज होता है कमल का पर्यायवाची, ठीक है। पंकज के बाद जलज भी होता है कमल का पर्यायवाची, जलज के बाद नलिन भी होता है, और अरविंद तो होता ही होता है। तो इस तरीके से इतने सारे पर्यायवाची जो है ये कमल के हो गए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11-12 में जो है क्या करना है, वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है, जैसे कि हर काम को। अब ये वाक्यांश मैंने जो है घटना की कराया हुआ है डिटेल में, तो आप लोग वहाँ से उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, चैनल पेज पर जाइए, हिंदी का प्ले लिस्ट में जाइए घटना चक्र का, उसमें सारे चैप्टर वाइज हिंदी संध वाक्यांश और पर्यायवाची विलोम सब सारे तद्भव तत्सम सब दिए गए हैं, उसमें करा हुआ है। तो हर काम को देर से करने वाला, इसके लिए एक वाक्य की बात करें तो क्या होगा, तो इसके लिए होता है देर से करने वाले यानी कि दीर्घ सूत्री। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। दीर्घ सूत्री को क्या कहेंगे, हर काम को देर से करने वाले को दीर्घ सूत्री कहा जाते हैं, ठीक है, कहा जाता है। दूरदर्शी का अर्थ होता है बहुत दूर की बात पहले से ही सोच लेने वाला, ठीक है। दूरदर्शी का अर्थ होता है बहुत दूर की बात पहले से ही सोच लेने वाला। क्वेश्चन 12 है बहुत पढ़ी लिखी महिला को एक शब्दों में क्या कहा जाएगा। तो बहुत पढ़ी लिखी अगर महिला है तो एक शब्द में उसको विदुषी कहा जाएगा, ठीक है, विदुषी। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा विदुषी। विदुषी जो बहुत पढ़ी लिखी महिलाओं को कहा जाता है और बहुत पढ़ा लिखा पुरुष को विद्वान कहा जाता है। तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, ठीक है, 13 और 14 में। तो देखिए 13 में है अश्रु, रेडियो, पगड़ी, कान। इसमें से बताना है कि कौन सा जो है तत्सम शब्द है। तो इसमें से अश्रु की बात करें तो अश्रु जो है वो तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। अश्रु के अगर हम तद्भव शब्द की बात करें तो आंसू होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। अश्रु का तत्सम शब्द है एक,
और इसका तद्भव आंसू होता है। कान, कान जो है, कान का तत्सम शब्द, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आगे हम देखते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी तत्सम बताना है, पड़ोसी, गोधूम, बहु और क्या कहते हैं कि बहु के बाद शहीद, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो पड़ोसी, गोधूम, बहु और शहीद में बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसमें से जो गोधूम है, गोधूम, ये जो है तत्सम शब्द बी पार्ट, ठीक है। इसका तद्भव अगर की बात करें तो गेहूं, गेहूं का तत्सम शब्द होता है गोधूम, गोधूम, ठीक है। गोधूम जो होता है किसका तत्सम शब्द होता है, गेहूं का। तो इस तरीके से आंसर जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। अब अगर हम तद्भव और तत्सम के परिभाषाओं की बात करते हैं तो किसी भाषा के मूल शब्द को जो है तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, ठीक है, तत् प्लस सम, तो 2 शब्दों से मिलकर जो है तत्सम बना हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो जिसका अर्थ क्या होता है, उसके समान, तो इस तरीके से इसका एक अर्थ भी हो गया। अब आप लोग इसमें जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है, ये बताना है, ठीक है। तो देश प्रेम में जो है तत्पुरुष समास है, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद जो है पहला पद गौड़ होता है और उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। तो अगर देश प्रेम की बात करें तो देश को प्रेम करने वाला इसका अर्थ निकलेगा, जो कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें से बताना कि कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो इसमें से जो बी पार्ट है यही शुद्ध शब्द में लिखा हुआ है, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिंदी भाषा में वचन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन सिर्फ 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ये बताना है इनमें से। तो क्या, कुछ, कौन और ये, इसमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो वो है ये, ठीक है। यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी दूर के या समीप वस्तु, व्यक्ति, प्राणियों का स्थान, घटना, व्यापार की निश्चितता का जिक्र हो, उन शब्दों को निश्चयवाचक का सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, ये, उस, इस, वह इत्यादि जो होते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि कौन सा होगा। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो भारत में जो अनेक जाति हैं, ठीक है, या फिर भारत में अनेकों जातियां हैं, या फिर भारत में अनेकों जातियां हैं, ठीक है, जाति हैं, इसके बाद अनेक जातियां हैं। तो इसमें से जो अगर शुद्ध शब्द की बात करें तो सी पार्ट से हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। तो सी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है कौन सा है, ठीक है, खग, पक्षी, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि इसका अनेकार्थी शब्द में इसका दूसरा अर्थ अगर की बात करें तो खग, पक्षी का दूसरा अनेकार्थी शब्द क्या होगा, ये बताना है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, वायु, ठीक है। खग के अनेकार्थक शब्द की बात करें तो पक्षी होता है, खग का अनेक अर्थ में जो है बाढ़ होता है, खग में सूर्य होता है, खग में ग्रह होता है, खग में चंद्रमा होता है, खग में देवता और खग में वायु भी होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। हंसिए के ब्याह पे खुरपे की जीत लोकोक्ति का अर्थ है, ये बताना कौन सा इसमें अर्थ होगा। तो हंसुए के ब्याह में खुरपे का जीत की लोकोक्ति के अर्थ की बात करें तो इसमें जो हो जाएगा असंगत बातें करना, इसका अर्थ होता है मेन, ठीक है। तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, असंगत बातें करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताना है कौन सा होगा। तो बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी अगर इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह की बताएं तो इस वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग हुआ, ठीक है। ने शब्द जो है कर्ता कारक को चिन्हित करता है, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है। अब विभक्ति चिन्ह की बात करें तो देखिए कर्ता का क्या होता है, ने होता है। तो इसमें वाक्य में ने कहाँ पर है, तो बालक ने आ गया तो ये कर्ता कारक हो गया। कर्म का को, ठीक है, करण का से या फिर के द्वारा, संप्रदान का को के लिए, अपादान का से यानी अलगाव होने की स्थिति में, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहाँ पे पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। संबंध में का, की, के अगर आ जाए, अधिकरण में पर आ जाए और संबोधन में हे, अरे, इस तरीके से कुछ वाक्य आ जाए, चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे विभक्ति हम लोग पहचान लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक जो दिया गया है एक गद्यांश है और उसी से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। अब इन पैराग्राफों को पढ़ना, उसके बाद उचित विकल्प का चयन इसमें करना है। अब गद्यांश देखिए दिया गया है, प्रेमचंद की जो सबसे बड़ी शक्ति है, कोई भी गद्यांश इसमें देख सकता है। इससे संबंधित जो है क्वेश्चन भी नीचे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस तरीके दिए रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन अगर इसकी बात करें तो प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पात्रों के माध्यम से। अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें निकलेगा कि पात्रों के माध्यम से जो है स्व की अभिव्यक्ति करते हैं प्रेमचंद जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आलोचकों द्वारा जो है प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अन्य चिन्हित की गई ये बताना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आचरण की, ठीक है। इस पैराग्राफ के माध्यम से जो इस पैराग्राफ के अनुसार इस क्वेश्चन का अर्थ हो जाएगा आचरण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की प्रेमचंद का कला विषयक सिद्धांत क्या था। तो कला विषयक सिद्धांत था कला नैतिकता के लिए, ठीक है। इस पैराग्राफ के अनुसार तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़िएगा तो इसमें देखिए इसी का ये आंसर निकलेगा। अब अगला पार्ट है सामान्य जानकारी यानी कि जीके जीएस। तो इसको हम देखेंगे और इस 25 क्वेश्चन थे हिंदी के, तो पहला प्रैक्टिस सेट है जिसका हो चुका है। अब सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है किसने अकबर के पूर्व तानसेन को जो है संरक्षण दिया था ये बताना है। तो अकबर के पूर्व जो है तानसेन को किसने संरक्षण दिया था, तो वो थे रीवा के राजा रामचंद्र, जिन्होंने तानसेन को संरक्षण दिया हुआ था, ठीक है। अकबर के पहले तानसेन के असली नाम की बात करें तो उनका असली नाम था रामतनु पांडे, जो मुकुंद पांडे के जो है ये पुत्र थे। इनके पिताजी का नाम मुकुंद पांडे था। और इनके अगर जन्म की बात करें तानसेन की तो ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और वहीं के राजा रामचंद्र जो रीवा जो ग्वालियर में पड़ता है वहीं पर राजा रामचंद्र थे उस समय, और उन्होंने जो इन्हें संरक्षण दिया हुआ था, ठीक है। तानसेन का जन्म और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ रीवा राज्य में ही हुई। अकबर ने अपना सेनापति जलाल खां को जो है तानसेन को लाने के लिए रीवा नरेश के पास बांधवगढ़ भेजा था। तानसेन लगभग 26 साल तक अकबर का दरबारी रहे। तानसेन ने जो है संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्रोत नामक 3 ग्रंथों की रचना भी की। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ए पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था यह बताना। तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है चित्तर सिंह ने किया था। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, चित्तर सिंह। रामोसी विद्रोह कब हुआ था ये जान लेते हैं। तो 1822 से स्टार्ट हुआ था और ये 1839 तक ये विद्रोह चला था, ठीक है। 1822 से स्टार्ट हुआ था, 1839 तक ये विद्रोह चला था। और रामोसी विद्रोह जो है पूना के रामोसी जनजातियों ने जो है अपने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में किया था। रामोसियों ने जो है सतारा के आसपास यानी कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में जो सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा। अकाल और भूख की समस्या के चलते ये जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था और 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्न भाव के कारण जो है उपजी उमा जी के नेतृत्व में जो है ये विद्रोह होता रहा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है बी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि जो है किसने दी थी ये बताना है। तो जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि जो है औरंगजेब द्वारा दिया गया था। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को जो है सवाई की उपाधि दिया था। सवाई राजा जय सिंह का जन्म जो है 1688 ईस्वी में जो है कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के आमेर में हुआ था। और इसका प्रतीकात्मक अर्थ की बात करें तो होता है कि वह अपने समकालीनों से सवा था, यानी कि 1.25 गुण अधिक बुद्धिमान और वीर थे, ठीक है। जय सिंह ने जो है 1727 में आमेर से दक्षिण में सुव्यवस्थित शिल्प शास्त्र के सिद्धांत के आधार पर जयपुर नामक नगर का भी निर्माण कराया था। जय सिंह ने जो है काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में जो है वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो ये भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वेंसी टार्ट, जो कि आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है, वेंसी टार्ट। और 1760-65 तक ये रहा था, 1760 से लेकर 1765 तक, उसी के बीच में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर हम बात करें तो बक्सर का युद्ध जो है भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो मुनरो कर रहा था, ठीक है। मुनरो जो है थॉमस हेक्टर मुनरो इसका पूरा नाम है। दूसरी ओर अगर बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। मतलब कि एक तरफ 3 लोग थे, एक बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और प्लस मुगल बादशाह दिल्ली सल्तनत के, और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है सर
टॉमस हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो इस तरीके से ये एक निर्णायक युद्ध रहा था और तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने जो इसमें पराजित भी किया था। इसलिए जो माना जाता है कि इस युद्ध के बाद लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में अंग्रेजों का प्रभाव आ गया था। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी जो है मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है, ये बताना है। तो स्विच अगर ऑन करेंगे तो सबसे पहले जो उसमें मेमोरी होती है बायोस, वो क्रियाशील हो जाती है। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा बायोस। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने के बाद जो है बायोस मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। बायोस का फुल फॉर्म की बात करें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और यह कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है और यह निर्देश महत्वपूर्ण काम कंप्यूटर को चालू करते समय जो है स्व परीक्षण यानी कि सेल्फ टेस्ट निर्देश देना होता है। इसके बाद बात करते हैं रैम की। तो रैम जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और यह मेमोरी जो है अस्थायी मेमोरी होती है, इसे मेगाबाइट्स में मापते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रोम की। तो रोम जो है इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी और यह मेमोरी जो है स्थायी मेमोरी होती है, नहीं परमानेंट मेमोरी होती है, जो विद्युत आपूर्ति समाप्त होने के बाद भी लुप्त नहीं होती। इसमें जो सेव किया करेंगे डाटा वो सारा जो है सुरक्षित रहता है। ठीक है, और हार्ड डिस्क तो एक डिस्क ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क होता है, वो लगा होता है, उसको कहते हैं हार्ड ड्राइव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में होता है, ये बताना। तो क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग जो है वंशानुगत जो बीमारी होते हैं उनके उपचार के लिए किया जाता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा वंशानुगत बीमारियों में। ठीक है, और यह जो है सिकल सेल एनीमिया जैसे गंभीर रक्त के आनुवांशिक रोग के इलाज में इसका उपयोग किया जा रहा है। और वह जीन जिसके कारण कैंसर होता है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। ठीक है, ऑन्कोजीन किसे कहते हैं, जिसके कारण कैंसर होता है उस जीन को कहा जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम कुछ बीमारियां देख लेते हैं तो यौन रोग संबंधी कुछ बीमारी जैसे सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया आदि। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन हो गया। अब अगला देखते हैं। डीएनए में जो है उपलब्ध कौन सी यौगिक जो है अमीनो अम्ल नहीं बनता, ये बताना है। तो डीएनए में उपलब्ध जो टायरोसिन होता है वो अमीनो एसिड नहीं बनता है, अमीनो अम्ल नहीं बनता है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा टायरोसिन। अब कुछ बातें इसमें से संबंध जान लेते हैं, डीएनए से पूछे जाते हैं। तो गुणसूत्र में जो है हजारों की संख्या में पाए जाने वाले जीन जो है वो डीएनए के ही बने होते हैं। डीएनए जो है ये एक आनुवांशिक लक्षणों का संवाहक होता है। डीएनए में 4 प्रकार के आधार पाए जाते हैं। पहला होता है एडिनिन, दूसरा होता है गुआनिन, तीसरा है साइटोसिन और चौथा होता है थायमिन। ठीक है, डीएनए की रचना का ये आधारभूत नियम है। एडिनिन जो है हमेशा थायमिन के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जोड़े बनाता है। डीएनए की संरचना से स्पष्ट होता है कि टायरोसिन डीएनए का यौगिक नहीं होता है। अनुवांशिक कूट चित्र यानी ट्रिपलेट होता है और अनुवांशिक कूट की खोज जो है नीरेनबर्ग एवं मैथाई ने किया था। तो ये कुछ बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कठोरतम धातु है, ये बताना है। सोना, चांदी, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन, इनमें से बताना कौन सी सबसे कठोर धातु। तो विकल्पों में अगर देखा जाए तो प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है, सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन में। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। इसके बाद कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो हीरा जो कार्बन का शुद्ध रूप होता है ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, लेकिन विकल्प में जो है हीरा दिया गया नहीं, प्लेटिनम दिया, प्लेटिनम ही इसका आंसर से हो जाएगा। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप होता है और कार्बन का जो है रवादार अपर रूप जो होता है वो हीरा एवं ग्रेफाइट होता है। ठीक है, अब हीरा और ग्रेफाइट की अगर हम बात कर लेते हैं दोनों में कुछ डिफरेंस। तो हीरे की संरचना जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, और कहते हैं कि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षष्ठ फलकीय होती है, यानी कि 6 में टाइप के होते हैं। इसके बाद हीरा जो है कार्बन का रवादार अपर रूप होता है और ग्रेफाइट भी कार्बन का रवादार अपर रूप होता है। हीरा जो है सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है, ग्रेफाइट जो है मुलायम होता है, एक परतें दूसरे पर आसानी से फिसलता है। हीरे के संकरण की बात करें तो sp3 संकरण होता है इसका, और ग्रेफाइट के संकरण की बात करें तो sp2 संकरण होता है। ठीक है, हीरा जो है ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट जो है ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का सुचालक होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई हीरा और ग्रेफाइट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। तो किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में जो है भिन्नता होती है, ये बताना है। ठीक है, तो किस कारण से होती है, किस कारण से तरल पदार्थों में भिन्नता होती है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए तापमान में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, आयतन में भिन्नता या दाब में भिन्नता किस कारण से होती है। तो देखिए अगर क्वथनांक में भिन्नता अगर पाएंगे तो उसमें दाब में भिन्नता करेंगे, तो मतलब दाब में जब बदलाव करेंगे तभी जो है
क्वथनांक में भिन्नता प्राप्त होगी। ठीक है, तो आंसर इसका जो है डी पार्ट से हो जाएगा, दाब में भिन्नता। और क्वथनांक जो है दाब का समानुपाती होता है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ेगा और घटाने पर जो है क्वथनांक घटेगा, यानी कि गलनांक घटता है। और किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर पड़ने वाले बल को जो है दाब कहा जाता है, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि एफ अपान ए होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, सॉरी फार्मूला होता है। वायुमंडलीय दाब पर जो है जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो प्रेशर होता है उस पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबल जाता है। दाब घटाने पर जो है जल के उबाल के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी, और पर्वत पर जो है वायु दाब कम होता है, जिसके कारण वहाँ भोजन बनाने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये कुछ बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मनुष्य का कशेरुक दंड में कितनी कशेरुक होता है ये बताना है। ठीक है, तो मनुष्य के कशेरुक दंड में जो है टोटल 33 कशेरुक होते हैं, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 33। सभी कशेरुक उपास्थि की गद्दियों पर द्वारा जुड़े होते हैं, और इन गद्दियों से जो कशेरुक दंड लचीला रहता है। संपूर्ण कशेरुक दंड को जो है निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे गर्दन में 7 कशेरुक हैं, वक्ष में जो है 12, और कट में जो है 5, त्रिक में जो है 5, और इसके बाद पुच्छ में जो है 4 कशेरुक है। तो इस तरीके से टोटल मिला के 33 कशेरुक है। और मनुष्य का चेहरा जो है 14 हड्डियों से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जो है जोड़ा जाता है, तो वे कैसे जुड़े होते हैं ये बताना है। तो वे जो है समानांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा समानांतर। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, तो वे समानांतर क्रम में जुड़ते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इसका ये हो जाएगा। प्रतिरोध पर जो है तापमान, प्रकाश और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। अर्धचालक का प्रतिरोध जो है तापमान बढ़ने पर घटता है, और चालक का तापमान बढ़ाने पर जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हरमट्टन पौने जो है किस मरुस्थल से चलती है ये बताना। तो हरमट्टन पौने जो है ये सहारा मरुस्थल से चलती हैं, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। आप कुछ बातें जान लेते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली शुष्क एवं धूल भरी व्यापारी पवन को हरमट्टन कहा जाता है, और यह जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट के उष्ण आर्द्र स्थितियों में शुष्कता लाती हैं, जिससे मौसम सुहाना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसे गिनी की तट पर जो है डॉक्टर वायु कहा जाता है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। ठीक है, इसके बाद लू जो है उत्तर भारत और थार मरुस्थल में चलने वाली गर्म पवन को कहा जाता है। तो आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फसलों में से कौन सी फसल जो है खरीफ की फसल नहीं ये बताना है। तो देखिए, खरीफ की फसल की अगर बात करें तो गेहूं और चना ये दोनों खरीफ की फसल ना होके ये दोनों जो है रबी की फसल हैं। ठीक है, रबी की फसल। तो इस तरीके से इसमें आंसर क्या हो जाए 2 और 4, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, तो डी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बात करें अगर, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है खरीफ की फसल उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें जून जुलाई में बोआ जाता है और अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है। अब इन फसलों में जो है धान, मक्का आ जाता है, और बोते समय जो है इनका तापमान अधिक, आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रमुख खरीफ फसलों की बात कर लेते हैं। तो धान है, बाजरा है, सोयाबीन है, मक्का है, मूंग है, गन्ना है, ज्वार है, मूंगफली है, जूट है, ये सारे खरीफ फसलें की फसलें हैं। ठीक है, रबी फसल जो है ये गेहूं, जौ, चना, मटर ये सारी जो है रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया ये बताना है। तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास जो है IBM एवं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ने संयुक्त रूप से किया था। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है, जो कि IOBM द्वारा बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता की बात करें तो उनका नाम है सेमॉन क्रे। ठीक है, सेमॉन क्रे। इसके बाद सबसे तेज कंप्यूटर वर्तमान में फुगाकू है। भारत में जो है NSM के तहत प्रथम सुपर कंप्यूटर परम शिवाय, जो कि IIT BHU में 2019 में स्थापित किया गया। भारत में दूसरा सुपर कंप्यूटर जो है परम शक्ति, जो कि IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। भारत में तीसरा सुपर कंप्यूटर परम ब्रह्मा को IISER पुणे में जो है स्थापित किया गया था। भारत में CDC के द्वारा जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण 1988 में किया गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है। तो वो समिति है हाशिम समिति। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, हाशिम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में किसकी समीक्षा हेतु जो है गठित किया गया था ये बताना। तो सरकारिया आयोग जो है ये केंद्र एवं राज्य संबंधों के बीच जो है संबंधों से संबंधित समीक्षा हेतु गठित किया गया था,
और इसका गठन जो 1983 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इन्होंने 1987 में जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो केंद्र राज्य की शक्तियों के बंटवारे समेत 3 अनुसूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, और अगर बात करें तो भारतीय संविधान संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद जो है कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान के जो अगर हम बात करें तो भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया और यह 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सर्वप्रथम लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से जो है सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है लागू किया गया था। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात बताना। ऊंची चोटी कौन सी है भारतीय प्रायद्वीप में सबसे? तो ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुडी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप माने कि साउथ क्षेत्र में। और इसके बाद अगर हम अनाईमुडी चोटी के संबंध की बात करें तो इसमें जो उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, स्थिति कहाँ पर है? ये केरल के इडुक्की जिला में जो है ये चोटी स्थित है। केरल के इडुक्की जिला में जो है पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है तो उसको भी देख लेते हैं। भारत में नागरिकों में मौलिक अधिकारों को संशोधन कौन कर सकता है, ये बताना है। तो भारत में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों में से संशोधन का अधिकार अगर सिर्फ संसद को दिया गया है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा संसद। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 79 के तहत जो है इसका उल्लेख किसका? संसद का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन जो है भाग तीन में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। टोटल मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है ये बताना। तो जोजिला दर्रा जो है लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, लेह से श्रीनगर। ठीक है, लेह जो है भारत का सबसे ठंडा स्थल माना जाता है। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर को क्या कहते हैं राजधानी है और श्रीनगर झेलम नदी पर अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोडेम किससे जुड़ा होता है ये बताना है। तो मोडेम जो है ये फोन लाइन से जुड़ा होता है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, सॉरी डी पार्ट से हो जाएगा, फोन लाइन। ठीक है, मोडेम को मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर इसको कहा जाता है फुल फॉर्म। और बाइनरी संख्या जो है 0-1 होता है। और प्रोसेसर का कार्य क्या होता है? डाटा को प्रोसेस कर उसे सूचना प्राप्त करना। ठीक है, डिजिटल डाटा को जो है एनालॉग डाटा में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है। एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो इस तरीके से इसकी कुछ डेफिनेशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत निम्नलिखित देशों के सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सही अवरोही क्रम तो देख लेते हैं। तो देखिए ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, ये जो है इसका सही आरोही क्रम है। आंसर इसका अवरोही क्रम है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो विश्व के देश से क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर रूस आता है। इसके बाद आता है कनाडा का नंबर, तीसरे पर चीन, चौथा यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना। भारत की स्थलीय सीमा को जो है की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भूमि से तटीय भाग की लंबाई जो है 6,100 किलोमीटर है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक भारत के हॉकी में जो है हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो वह है वंदना कटारिया। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, वंदना कटारिया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के किस विभाग अथवा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम विभाग द्वारा। तो आंसर इसका जो है ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन और उसका जो हल किया प्रैक्टिस सेट 1। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। और हम मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए।